क्लास 10 के विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव पराक्रम, इसके जो है महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, एक अच्छे डिस्कशन के साथ समझने वाले हैं ताकि बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। तो इसका जवाब तो सी हुआ, लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखिए, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से जो है जल लेती हैं और वो जो है पेड़ पौधों में जो है जाइलम ऊतक होता है और उस ऊतक के माध्यम से जो पौधों का तना होता है वो होते हुए पत्तों तक जो है पानी पहुंचता है, जल पहुंचता है और पत्तों में जो है महीन महीन छिद्र होता है जिसे हम एस्टोमाटा कहते हैं। उसी से पौधे जो है श्वास भी लेते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, ये क्रिया होता है। उसी महीन महीन छिद्र जो पौधों के पत्तों में होता है उसे रंध्र कहते हैं। उसी माध्यम से जो जल जमीन से गया रहता है वो जो है वाष्प बन के वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। और ये क्रिया क्यों होती है? तो पौधों में जो है इससे हमेशा नमी बनी रहती है और पौधों की मृत्यु नहीं होती है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न हो तो पौधों की मृत्यु हो जाएगी। तो वही जमीन से जल लेके और पत्तों द्वारा जो है वाष्प बन के वायुमंडल में जो है उड़ जाना, वायुमंडल में मिल जाना, यही जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और ये पौधों में हमेशा होते रहता है। तो प्रश्न यही पूछा था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों के पत्तों में जो है क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, वहीं से वाष्प बन के जो है वायुमंडल में उड़ जाता है जल। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में, मानव का जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो ये जो है यूरिया की मात्रा 20 mg होती है। ध्यान रखिएगा, मानव रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है वो कितना mg होती है? 20 mg होती है। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया जो होता है, श्वसन क्रिया से ही जीव शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन के द्वारा, उसकी कितनी प्रतिशत जो ऊर्जा होती है ताप के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है या ताप के रूप में शरीर में संचित रहती है। तो ताप के रूप में जो ऊर्जा निष्कासित होती है वो होती है आपकी 20%। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होता है इसे गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। इंग्लिश में इसे किडनी भी कहते हैं। तो ये जो वृक्क, गुर्दा या किडनी है ना, ये किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है या फिर श्वसन से संबंधित है या फिर उत्सर्जन से संबंधित है या फिर जो है परिवहन से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में बात करें हम, वृक्क जो होता है ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। रक्त के साथ जो अपशिष्ट मिलते हैं, विशेषकर यूरिया, तो उसको जो है गुर्दा छानता है, तो रक्त को अलग करता है और यूरिया की मात्रा जो है जल के साथ जो है ये मूत्राशय में चला जाता है और फिर जो है ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये उत्सर्जन की क्रिया होती है। शरीर में जो बेकार चीज़ें होती हैं जो शरीर से निकाल कर बाहर त्यागा जाता है उसे उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा था कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है उत्सर्जन से संबंधित है। एक और सवाल आता है इससे जुड़ा हुआ कि मानव शरीर का जो है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो यही वृक्क या किडनी जो है ये मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन,
पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? तो ये जो है विसरण कहलाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रम होते हैं, देखिए जैव प्रक्रम क्या है आपको समझना होगा। हमारे शरीर को या किसी भी जीव शरीर को जीने के लिए उसमें जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं, मतलब जिस प्रक्रम के बिना वो जीव जी नहीं सकता है, उसे ही कहा जाता है जैव प्रक्रम। मतलब जैव प्रक्रम किसी भी जीव शरीर का वो प्रक्रिया है जो उसे जिंदा रखता है। जैसे हम श्वसन की बात करें, पोषण की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, परिवहन की बात करें, तो ये हमारे शरीर में होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो फिर हमारा शरीर जो है या कोई भी जीव का शरीर जो है जिंदा नहीं रहेगा। तो वे आवश्यक प्रक्रम जो जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसे ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। लेकिन इसमें सवाल जो है ये आप समझिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब शरीर में ऊर्जा के उत्पादन की बात करें, मतलब ऊर्जा के बनने की बात करें, तो श्वसन ही एक ऐसी क्रिया होती है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, किसी भी जीव की शरीर में प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन की क्रिया होती है। कुछ और हिस्सों में होती है लेकिन विशेषकर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वहीं पे जो है अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये जो श्वसन एकमात्र क्रिया है जिससे जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? क्या प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? वाष्पोत्सर्जन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? या चलन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव हो तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है सिर्फ पेड़ पौधों में होता है, वाष्पोत्सर्जन भी सिर्फ पेड़ पौधों में होता है। अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन जो है पेड़ पौधों में भी होता है और सभी जंतुओं में भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों की अगर बात करें तो उसमें जो है श्वसन जो है अनिवार्य है। तो सभी जीवों के लिए अगर कहा जाए तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें जो है श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन सी होगा। अगला हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 भस्म पाए जाते हैं। मतलब मानव का हृदय होता है ये 4 भागों में बटा होता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं 4 भस्म। अगर हम बात करें जलीय जीवों के, तो जलीय जीवों के जो है मतलब मछली की बात करें तो उनका जो है हृदय 2 भस्म में बटा होता है। पक्षी की बात करें तो पक्षी हमारी तरह जो है उनके हृदय में 4 भस्म होते हैं। मगरमच्छ की बात करें तो उसमें भी जो है 4 भस्म होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पूछता है पक्षियों में, याद रखिएगा हमारी ही तरह हमारे हृदय में जो 4 भस्म होता है, 4 भागों में हृदय बटा होता है, उसी तरह जो है पक्षियों का शरीर भी, उनके हृदय जो है, उनके शरीर का जो हृदय है, पक्षियों का जो हृदय है वो 4 भागों में यानी 4 भस्मों में बटा होता है। 4 भस्म कह सकते हैं या फिर 4 कोष्ठ भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात बता देते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, कॉकरोच का नाम सुना होगा। कॉकरोच जो है उसके हृदय जो है 13 भस्म में बटे होते हैं, 13 कोष्ठकों में बटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर मानव का पूछा जाता है, मछली का पूछा जाता है, और मानव की तरह जैसे गाय भैंस बकरी ये सभी जितनी जंतुएं होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, तो इन सबों में हमारी तरह जो है इन सबों में जो है हमारी तरह इनके हृदय में भी 4 भस्म होते हैं। तो ये सब बातें भी आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, C6H12O6।
प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधों में होता है और इनके द्वारा मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन बनता है और भोजन के रूप में यही बनता है C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। हमें बताना है कि कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। मतलब जो हमारा कोशिका झिल्ली होता है, यानी जंतुओं की कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, तो वो ऐसा होता है जो अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ, ये कुछ विशेष पदार्थ जिसको कोशिका की आवश्यकता होती है उसको अपने अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को उससे बाहर भी आने देता है, इसीलिए उसे कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन के द्वारा जो है दही जमता है। अगला हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऊपर ही हो चुका है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने भेषज पाए जाते हैं, 4 भेषज पाए जाते हैं। अगला हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस का मतलब जो है खून के अपशिष्ट को, मतलब खून में जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की क्रिया जो होती है, डायलिसिस की क्रिया होती है। ये कौन करता है, तो ये जो है किडनी करता है। कौन करता है, किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं। इसमें जो है गुर्दा या किडनी दिया नहीं है, लेकिन इसकी छोटी इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन, है ना। तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मतलब मत्स्य यानी मछली जो है किससे श्वास लेती है, उसका श्वसन अंग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मछली जो है गिल्स से श्वास लेती है। गिल्स को गलफड़ भी कहा जाता है। गिल्स को क्या कहता है, गलफड़। तो गलफड़ भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का निष्कासन जो है विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। हमें बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग हरा होता है। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के चलते पेड़ पौधों के पत्ते जो है हरे रंग के होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल का रंग ही हरा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो है मृतजीवी विधि है। मृतजीवी क्या है, तो कवक जो है अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसलिए इनको मृतजीवी कहा जाता है, राइट। और स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। हमें बताना है कि रेजिन और गोंद जो है ये कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में जो है ये संचित रहता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हम बात करें तो इसको जो है उपचयन नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त क्या है। रक्त कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रक्त एक प्रकार का जो है ऊतक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लेकिन इसमें ऊतक दिया है तो यही जवाब होगा, ऊतक। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है जीव शरीर से जो है बेकार चीज़ों को, चूँकि जीव शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा बहुत सारे बेकार पदार्थ बनते हैं जो शरीर को आवश्यक नहीं होता है, और वो शरीर में यदि रहता है
और अधिक दिनों तक रहता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो बेकार पदार्थों को शरीर से निकालना आवश्यक होता है। उसके लिए हमारे शरीर में अंग होते हैं जो शरीर से बाहर जो है इन बेकार पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं और उनको जो है उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो हमारे शरीर में इनमें से कौन जो है उत्सर्जी अंग है बताना है। तो इसमें जो है वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं या गुर्दा कहते हैं, ये उत्सर्जी अंग है और ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है हमें बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं जो हैं कहाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। हमें बताना है कि इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है जो वायु की उपस्थिति में होता है और एक अवायवीय श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति या वायु की बहुत ही कम मात्रा, अल्प मात्रा में हो तब श्वसन होता है। तो अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की, तो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है, जिसे हम किण्वन भी कहते हैं, है ना, उसके द्वारा जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये अवायवीय श्वसन है, तो इसे जो है इसका ऑप्शन बी सही है। अगला हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, श्वास लेने की क्रिया को अगर सिर्फ पूछता तो इसे हम कहते हैं निःश्वास, और श्वास छोड़ने की क्रिया को अगर पूछता तो इसे हम बोलते हैं उच्छ्वास। राइट, उच्छ्वास, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाता है, निःश्वास, और श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास। और श्वास लेने और छोड़ने दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, तो दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाता है श्वासोच्छ्वास। इसको कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से, आयरन या ऐसे भी लोग खून की कमी कह देते हैं, क्योंकि आयरन जो है यही लाल रक्त कण का फॉर्मेशन करता है, तो मतलब बनाता है। तो आयरन की कमी यानी खून की ही कमी कह सकते हैं, और इसके चलते जो है एनीमिया नामक रोग होता है। और एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी। तो दो नाम होता है, ध्यान रखिएगा, रक्त अल्पता कह सकता है या फिर एनीमिया, इंग्लिश नाम है एनीमिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम, देखिए पादप में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है पेड़ पौधों की जड़ों से जो है जल लेकर कहाँ तक पहुँचाना, पत्तों तक पहुँचाना। ठीक है, ये जल जो है पत्तों तक जाता है ना, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जाइलम का काम है जमीन से मतलब जल को जड़ द्वारा लेकर पत्तों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों के पत्तों में जो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, उसको जो है शरीर के सभी भागों में आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो वो जो है ये फ्लोएम जो है ये क्या करता है, जो भोजन बनता है ग्लूकोज, उसको जो है शरीर के सभी भागों में, जैसे जड़ तक, शरीर पेड़ पौधों के तना तक, है ना, या जो भी भाग है उन सब तक जो है पहुंचाता है। तो दोनों मैंने बता दिया, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। तो इसमें जो है जल का वहन लिखा है, परिवहन कहें चाहे वहन, वहन माने भी ढोना, परिवहन माने भी ढोना। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। अब भोजन का वहन होता तो भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। अगर पूछा होता कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, मतलब फ्लोएम क्या करता है, तब फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। चलिए हम अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद जो है पैरामीशियम में पाया जाता है या यूग्लिना में पाया जाता है या अमीबा में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा जो है कुटपाद के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, माने चलता है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि
कुटपाद थी, अमीबा में कोई संरचना नहीं होती है चलने के लिए, कुटपाद बनता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, फिर खत्म भी हो जाता है। दूसरा काम होता है, कुटपाद जो है भोजन को घेर लेता है। जैसे अमीबा इस तरह का होता है, अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ऐसे होता है, ठीक है ना। इसके अंदर भोजन देखेगा, ये बन जाएगा, ये तैयार होता है नया, इसी को कुटपाद कहते हैं। और घेर के भोजन को और अपने अंदर जो है भोजन को कर लेता है। तो कुटपाद का दो काम होता है, ये प्रचलक अंगक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के काम में भी आता है, और दूसरा ये जो है भोजन ग्रहण कराने के, शरीर के अंदर भोजन ग्रहण कराने के लिए भी कुटपाद मदद करता है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन के संतुलन की बात करें, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी कह सकते हैं, तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? हम जो है जितने भी जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पेड़ पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 पेड़ पौधे लेते हैं और जो है वो ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन की बात की गई है, तो जंतु जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पेड़ पौधे जो है उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और ये किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों का भोजन बनता है और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है बना रहता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो देखिए, एस्टोमाटा एक रचना है, उसका काम भी मैं बता देता हूँ। पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें जो है महीन महीन छिद्र होता है, जिसे हम कहते हैं एस्टोमाटा। और एस्टोमाटा के द्वारा ही पेड़ पौधे श्वसन कर पाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों के पत्तों में ये रंध्र पाया जाता है, महीन महीन छिद्र पाया जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं, और इसे ही एस्टोमाटा कहा जाता है। तो इसी के द्वारा पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, प्लस एक और काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जो जमीन से जल जाता है पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा पत्तों तक पहुंचाया जाता है और वो वाष्प बन के उड़ता है। ये क्रिया हमेशा होना है पेड़ पौधों को अगर जिंदा रहना है तो इस वाष्पोत्सर्जन में भी ये एस्टोमाटा मदद करता है। तो ये जो है पूछा है किस अंग में पाया जाता है, ये किस अंग में होता है? तो पेड़ पौधों के पत्तियों में ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। देखिए, हृदय में जो है ना एक प्रेशर बनता है ना, जिसे हम हिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कौन सा प्रेशर कहते हैं? हिस्टोलिक प्रेशर। हिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। डायस्टोलिक प्रेशर, दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। जब पंप होता है, ब्लड जो है निकलता है और पूरे शरीर में जाता है, और ये दबने के साथ साथ ये प्रेशर बनता है और आगे जाता है। अब जब ये फैलता है ना तो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो शरीर से खून वापस आता है तो उसे खींचा जाता है, हृदय के अंदर लिया जाता है। तो देखिए, दो प्रकार का प्रेशर होता है। एक तो ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, और जब फैलता है तो ये इधर का वाल्व बंद हो जाता है, इससे तो अंदर नहीं आता है, लेकिन ये दूसरे नस से जो है ना हृदय के अंदर जो है ब्लड आता है। तो दो प्रकार के प्रेशर बनते हैं, एक हिस्टोलिक जो 120 होता है, 120 mm, ठीक है ना, Hg, और एक होता है 80 mm Hg। आप देखे होंगे जब भी ब्लड प्रेशर जांच होता है तो लिखता है 120 आइए 80, ऐसे आता है। तो मतलब सही है, इसमें 80 में थोड़ा सा बढ़ घट सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, 120 से भी थोड़ा बढ़ घट सकता है। तो इसमें जो पूछा था प्रकुंचन दाब, यानी यही हिस्टोलिक प्रेशर को पूछा था, तो ये होता है 120 mm Hg, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है? हमें बताना है कि कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? जिसके बिना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से पेड़ पौधों के पत्तों में हरित लवक पाया जाता है ना, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके द्वारा ये नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, या प्राकृतिक प्रक्रिया है? हमें बताना है कि वाष्पोत्सर्जन जो है
कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ ध्यान देंगे, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्यों भौतिक प्रक्रिया है ये समझ लेते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है, जमीन से जो है, जमीन की जो जड़ें होती हैं, है ना, ये जल लेती हैं, है ना, और जल ले जाके ये कहाँ तक पहुँचाती है, पेड़ पौधों के पत्तों तक जो है ये पहुँचाती है। पेड़ पौधों के पत्तों तक जो है ये क्या करती है, पहुँचाती है। ठीक है। और पत्तों द्वारा जो है जल जो है वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, और वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। और इससे जो है क्या होता है, पेड़ पौधों के तना में, पत्तों में, जो भी शरीर के हिस्से होते हैं सब में नमी बना रहता है। ठीक है। तो ये पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब इसमें होता क्या है, जल जो है क्या बनता है, वाष्प बनता है, यानी भाप बनता है। तो जल भाप बनता है और फिर भाप को ठंडा करेंगे तो जल भी बन जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल है। जब ऐसा हो तो इसे जो है हम क्या बोलते हैं, भौतिक क्रिया। और रासायनिक क्रिया वो होता है जो एक बार बदल जाए और फिर वापस न आए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा, शरीर में भोजन का पचना जो है आक्सीकरण है। इसे हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यानी शरीर में भोजन के पचने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए मतलब खुद से भोजन बनाने के लिए, स्वपोषी माने खुद से। तो खुद से भोजन कौन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे बनाते हैं। तो उनके लिए क्या आवश्यक है, मतलब पेड़ पौधों में क्या होता है और जंतुओं में क्या नहीं होता है, जिसके चलते पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल नामक वर्णक जो है ये पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है और जंतु में ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल पाया जाने के कारण पेड़ पौधे जो है खुद से भोजन बना लेते हैं। यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, तो क्लोरोफिल जरूरी है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाइरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाती है। तो ये जो है कहाँ होता है, तो ये जंतु शरीर के प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है, और श्वसन की क्रिया के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन ही एकमात्र जंतुओं में क्रिया होती है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए और हिस्से भी होते हैं जहाँ श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन विशेष रूप से जो ऊर्जा अधिक मात्रा में बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। चलिए हम अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आमाशय में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच जो है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप कॉकरोच जब उलटता है आप देखिएगा तो सारे उसके जितने भी इंजन है, मतलब वो जो शरीर के अंदर होता है वो सब बाहर ही दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको जो है लैक्टस कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों के कई पेड़ पौधे होते हैं जिनके टहनियों को हम तोड़ते हैं तो उजला दूध की तरह निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों नाम, क्योंकि ये परीक्षा में दोनों अलग अलग आ चुका है, लीवर और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है रक्त में जो है क्या मिल जाता है, यूरिया। तो इसमें जवाब होगा यकृत से। रक्त में जो है कहाँ से यूरिया मिलता है, तो यकृत में रक्त रहता है और वहाँ पे जो है यूरिया का निर्माण होता है। याद रखिएगा यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है और वहाँ रक्त जाता है और उसी के साथ यूरिया के साथ जो है मिल जाता है।
है ना, और फिर उसे किडनी द्वारा जो है अलग करना पड़ता है, क्योंकि यूरिया की अधिक मात्रा, यूरिया हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ है और यूरिया का शरीर से निकलना आवश्यक है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ब्रिक के द्वारा जो है इसे अलग किया जाता है, रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जवाब होगा यकृत, यकृत से ही खून में यूरिया मिलता है। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव हो पाती है। अगला हम 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, मतलब फ्लोएम, पादप में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक फ्लोएम होता है और दूसरा जो है जाइलम होता है। और संवाहक का मतलब ढोने वाला, मतलब फ्लोएम जो है किसको ढोता है, हमें बताना है फ्लोएम जो है किसको ढोता है, किसका वहन करता है, किसका परिवहन करता है। तो याद रखिएगा, हमने बताया था, इसका जिक्र किया था, ये जो है भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो है जमीन से जो है जल लेकर, है ना, जड़ द्वारा, और यही ऊतक जो है पत्तों तक पहुंचाता है, वो तो जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पेड़ पौधों के पत्तों में भोजन बनता है, वो भोजन जो है पेड़ पौधों के शरीर के प्रत्येक हिस्से तक जाना चाहिए, और उसको ढोने का, परिवहन करने का काम कौन करता है? तो उसको जो है उसका परिवहन करने का काम फ्लोएम करता है। तो ये भोजन का परिवहन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों के पत्तों में होता है, और जल जरूरी है, उसके अलावा जो है CO2 जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए, जल भी H2O होता है, इसमें भी ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो किसका ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों के शरीर से बाहर निकलता है? ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, और जल का ही ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकलता है। मतलब पेड़ पौधे जो है अपने शरीर से जो ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो वो ऑक्सीजन जो है किसका होता है? जल का होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्का पीला रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, रक्त का दो हिस्सा होता है, रक्त का एक जो है द्रव हिस्सा होता है और एक जो है ठोस हिस्सा होता है। तो ठोस हिस्सा में आपको आता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, और एक होता है आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल, और एक तीसरा होता है रक्त बिंबाणु, ये ठोस होता है। और इसका द्रव हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और ये जो है रक्त का 55% हिस्सा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त का 55% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बोला गया था, रक्त में हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या मस्ट है, इसमें से क्या नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो याद रखिएगा, हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। यहाँ गलती दे दिया है, इसमें जो है क्लोरोफिल भी होगा। मतलब ये ऑप्शन दोनों, हरित लवक हिंदी में बोलते हैं और उसी हरित लवक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये जो है दोनों जवाब होगा, यहाँ गलती ऑप्शन हो गया है, कोई एक ही होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में है, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मतलब वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होता है? तो ये जो होता है नेफ्रॉन होता है। याद रखिएगा, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है ना। याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। इसे यकृत भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यकृत ऑप्शन दिया है और कई बार जो है लीवर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, लीवर इंग्लिश है और यकृत जो है उसका हिंदी है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। अब इसमें से बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो क्लोरोफिल तो चाहिए ही स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण में, जल भी तो चाहिए ही, और सौर्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए ही। क्या नहीं चाहिए वो जवाब देना है। तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही खुद से भोजन बनाया जाता है, यानी स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के होने से ही संभव हो पाता है, यानी खुद से कोई भोजन बनाता है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ऑक्सीजन जवाब होगा, ये जवाब नहीं होगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता स्वपोषी पोषण के लिए नहीं, जरूरी नहीं है। चलिए हम अगला 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है टोटल। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो भोजन जो है अमीबा किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद के द्वारा जो है अमीबा भोजन करता है। इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें जो है 3.5 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से जो है ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। जो भी वीडियो को पूरा वॉच किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।